तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा तो साथ में गठिया तो होगा ही होगा। हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी मिलने लगी हैं। जितनी भी गठिया से रिलेटेड दवाइयाँ हैं वो बड़ी हाईटेक होती हैं। उसके लिए आपको एक अलग तरह की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। बाहर के कंट्री में मान लो 50,000 में, तो यहाँ पे हम लोगों को वो दवाई मिल रही है 8,000 में, 10,000 में। जो लड़कियों में जो होती है रूमेटॉयड आर्थराइटिस होती है, जो कि ज़्यादा होती है। अब यहाँ से वीडियो गेम खेलने से तो बहुत अच्छा है कि वो जाकर के पार्क में, कम्युनिटी जिम में पार्टिसिपेट करें। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को अनावश्यक स्टेरॉयड दे दिया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा एनजेपी गुरुग्राम से। आज हमारे साथ है देश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इंद्रजीत अग्रवाल। आज हम इनसे जानेंगे कि गठिया रोग किस तरह देश में बढ़ता जा रहा है या फिर इसकी क्या स्थिति है। सर, मुझे बताएं कि देश में गठिया रोग की इस समय क्या स्थिति है और बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है? तो कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ ही रहा है। बढ़ने का मुख्य कारण तो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। यदि लोग सही तरीके से लाइफस्टाइल को चुनें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने का नियमित रूप से देखभाल करें, तो ये हमारी समस्या कुछ तरह की गठिया भले ही कम हो सकती है। लेकिन कुछ तरह की गठिया हैं वो हम लोग बढ़ने का कारण जागरूकता भी है। पहले उतनी जागरूकता थी नहीं लोगों के बीच में, तो ब्लड टेस्ट्स नहीं कराते थे, डॉक्टर से नहीं मिलते थे। लोग सोचते थे कि ये शायद बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, तो क्यों खर्च करे पैसा। ये लड़कियों पे होती है ज़्यादा इस तरह की बीमारियां। तो एक और था हमारे सोसाइटी में कि भाई लड़कियों के ऊपर क्यों खर्चा करें। तो ये सब बहुत सारे कारण से पहले जागरूकता का अभाव था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो कारण भी है। तो हमारे तरफ से दो मुख्यतः चीज़ हो गए, एक तो हमारी लाइफस्टाइल, दूसरी हमारी अवेयरनेस इस बीमारी के बारे में, और तीसरी जो है एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बात को समझना कि हमारी उम्र भी लोगों की बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा तो साथ में गठिया तो होगा ही होगा। तो अच्छी बात है। हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी मिलने लगी हैं और बनने लगी। आपने देखा होगा कोविड टाइम में दुनिया में कितनी सारी जो कंट्रीज़ में हमारी वैक्सीन का सप्लाई हुआ। तो हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है बड़ी अच्छी है। बहुत तरह तरह की जो हाईटेक दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे बन रही हैं। जितनी भी गठिया से रिलेटेड दवाइयाँ हैं वो बड़ी हाईटेक होती हैं। उसके लिए आपको एक अलग तरह की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। और आप हमारे कंट्री में इतने जगहों पे उसकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री होने की वजह से हम लोगों को जो मिलती है बाहर के कंट्री में मान लो 50,000 में, तो यहाँ पे हम लोगों को वो दवाई मिल रही है 8,000 में, 10,000 में। तो उससे कितना बड़ा फ़ायदा हो जा रहा है हमारे पेशेंट्स को। तो मैं तो चाहूँगा कि जितना भी एक से एक अच्छी से अच्छी दवाइयाँ आगे भी इंडिया में बने, जिससे कि इतना हम लोगों को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने सारे पेशेंट्स हैं हमारे जिनको कि अच्छी से अच्छी दवाई कम से कम रेट में मिले। सर, जैसे कि आपने बताया लड़कियों में बढ़ रहा है, तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? शुरुआती लक्षण कि व्यक्ति को पता चले कि कैसे हुआ है ये। देखिए, आपने जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है। देखो, जो सबसे कोई भी बीमारी होती है ना, तो उसमें कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। वो यदि सही वक्त पे उसका पहचान हो जाता है और तब उसका निदान भी हो सकता है, और फिर उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो रुक सकती हैं। तो इसमें मुख्यतः जो लड़कियां होती हैं जो कम उम्र की होती हैं, जो कि सोचिए टीनेजर या यंग एडल्ट्स, तो उसमें सबसे पहले वो लोग बोलेंगे कि सुबह में उनको सूजन हो रही है, गांठों में, हाथों में, पाँव में, कंधों में दिक्कत हो रही है। फिर आपको स्टिफनेस हो रहा है, मतलब जकड़न। तो दर्द, सूजन और जकड़न, ये तीन चीज़ यदि किसी को हो रहा है और 1 महीने या 15 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो उनको डॉक्टर से और रूमेटोलॉजिस्ट से खास करके ज़रूर से मिलना चाहिए। तो रूमेटोलॉजिस्ट पहले देखेंगे कि हाँ भी उनको ज़रूरत है या नहीं टेस्ट की, या एक्सरे की, या एमआरआई की, या जो भी चीज़ कराने की, और उस हिसाब से फिर उसका डायग्नोसिस बनता है। जो लड़कियों में जो होती है रूमेटॉयड आर्थराइटिस होती है, जो कि ज़्यादा होती है। साथ में एसएलई और बहुत तरह तरह की गठिया होती है। गठिया तो बहुत तरह की होती हैं और सबका टेस्ट अलग होता है, सबकी पहचान अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। कितने टाइप की होती है, एक बार आप नाम बता पाएंगे ताकि अगर लोगों को पता चले कि कैसे कैसे हो सकती है? देखो,
देखो ये तो आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा। इसमें तो आपको इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मुख्यतः 6 तरह की यदि गठिया किसी को पता है तो वो उतना ही काफ़ी है। जैसे कि आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा ऑस्टियो आर्थराइटिस, तीसरा SLE जो सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस कहते हैं उसको, चौथा आप मान लो कि एक शोगरन्स एक तरह की बीमारी होती है जिसमें मुंह में सूखापन, आँखों में सूखापन, पांचवा मान लो कि सोरियासिस से रिलेटेड एक स्किन की कंडीशन होती है, सोरियासिस उससे रिलेटेड, छठा मान लो कि गाउट जो कि एक यूरिक एसिड की वजह से होती है। ये 6-7 यदि किसी को पता है तो वो काफ़ी हद तक उसको उसी के बीच में डायग्नोसिस बनेगी। हाँ, यदि यंग एडल्ट मेल आता है किसी के पास में और उसको लोअर बैक पेन की हिस्ट्री होती है कि भाई सुबह उठा और सुबह में ही उसको बैक पेन काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो फिर हम लोगों को एक गठिया होती है उसको कहते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसके बारे में सोचना चाहिए। जो ये लड़कियों को होती है इसका कारण मेन बता सकते हैं आप मुझे? भाई आप तो लड़कियों के बारे में ही, अरे लड़के भी हैं आधे। नहीं, आपने जैसे बताया कि लड़कियों में ज़्यादा होती है तो उसका मेन कारण पता चल जाए तो हम डिफरेंस कर सकें। आपने सही सवाल पूछा, लेकिन ये तो मैं से ही बता रहा था आपको। देखो लड़कियों में जो होती है उसका मेन कारण तो किसी को ठीक से पता नहीं है, लेकिन ये ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं इसको। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब हो जाता है कि आपकी बॉडी ही अपने तरीके से फिर से उसको डिफेंड करने के बजाय आप ही की बॉडी खुद को डिस्ट्रक्ट करती है, मतलब डिस्ट्रॉय करती है। हम लोगों को ये नहीं पता है कि क्यों लेडीज़ में ऑटो इम्यून डिजीज़ेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा होती है। और यदि ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली लड़कियों में ये पहचान हम लोगों को करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यदि हम लोग अवेयर हों कि हाँ भाई ये लड़कियों में हो सकती है, कम उम्र के लड़कियों में हो सकती है, ये सब हमारे सिम्टम्स हैं, तो दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी अच्छी हैं। और हमारे कंट्री में देखो जो आत्मनिर्भर भारत कह लीजिए या फार्मा की इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की, वो बहुत अच्छी है। हम लोगों को यहाँ पे जितनी सस्ते और किफ़ायती दर पे और हाईटेक अच्छी मतलब गुणवत्ता वाली दवाई जो मिल जाती है इंडिया में, वो शायद दूसरे देशों में मिल ही नहीं सकती जितनी अच्छी मिल जाती। तो इसलिए हम लोगों के लिए भी एक बड़ा अच्छा वरदान ही है कि भाई हम लोग यहाँ पे अच्छी से अच्छी दवाई कम से कम कीमत पे दे सकते हैं हमारे मरीजों को। सर इसका उपाय बताइए कि आप कैसे मरीजों को मतलब जो घर बैठे भी कर सके, इजी हो सके उनका। ये तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें तो आप थोड़ा बहुत एक दो, ताकि उनको ये लगे कि हाँ चलो ठीक हो जाए। देखो डॉक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी, ये डॉक्टर को बिना पूछे हुए काम करना मुश्किल का काम है एनीवेज, लेकिन मेन मुद्दा जैसे कहते हैं ना घरेलू उपचार, थोड़ा बहुत उसमें भी बताइए। मैं उस पर भी चर्चा कर रहा था। मैं तो साथ में थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा था कि आप हम ना कि दवाई दुकान ही बंद करा दोगे। एनीवेज मैं चाहूँगा कि वो लोगों को प्रोफेशनल तरीके से एडवाइस मिले, घर में वो लोग अच्छी तरीके से अपना देखभाल करें, खान पीन से लेके एक्सरसाइज सब करना ठीक टाइम पे। और जो मेन मुद्दा होता है कि आप घरेलू उपचार में कुछ यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है जिनको, तो वो डाइट से ठीक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ओबेसिटी मतलब कि वज़न, मोटापा, वो आपका ठीक हो सकता है यदि आप उस पर जागरूक रहते हैं, आप उस पर काम करते हैं। आपका घुटने का जो पेन है वो बहुत हद तक जो मरीज होते हैं जो जिनका वज़न ज़्यादा है उनको ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट है तो घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो मैं घरेलू उपचार के नाम पे तो मैं यही कहूँगा कि सब लोगों को एक्सरसाइज, जो आजकल मैं देख रहा था कि कहीं कहीं पर किसी किसी शहरों में एक कम्युनिटी जिम बन गया है और वहाँ पे पार्क में बहुत सारी मशीन लगे हुए हैं, तो वो मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा। और मुझे एक कहीं पर मैं था, मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना ट्रैवल करता हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पे एक लाइन से बहुत सारे लोग लगे हुए थे, लेडीज़ थे, बच्चे थे। अब यहाँ से वीडियो गेम खेलने से तो बहुत अच्छा है कि वो जा कर के पार्क में कम्युनिटी जिम में पार्टिसिपेट करें, और उससे हमारा काम डेफिनेटली आधा हो जाएगा। और डेफिनेटली उसमें जो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको उतना ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो साइकोलॉजिकली भी फिट रहेंगे, बॉडीली भी फिट रहेंगे, और क्या चाहिए, है ना। सर एक जोड़ों में दर्द होता है, सूजन हो जाती है, तो इसका क्या उपाय हो सकता है, मतलब क्या कर सकते हैं?
देखो, जोड़ों में दर्द और सूजन तो भाई आर्थराइटिस का मेन लक्षण है, समझ गए। तो यदि हम लोगों को यदि ऐसा होता है तो उसके कारण को जानना चाहिए। मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ढेर तरह की गठिया होती है, अब उसके हिसाब से कौन सी गठिया है फिर उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो उसमें यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या एज रिलेटेड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकते हैं, या रूमेटॉइड भी हो सकते हैं। जैसा मैंने सब दवाई आई मीन बीमारियों का जिक्र किया, और सब बीमारियों का अलग 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 ट्रीटमेंट होता है। सर एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि वीआईपी का आप ट्रीटमेंट करते हैं या जो नामी पेशेंट आते हैं, तो आप इनकी मतलब कि प्राइवेसी को कैसे सेफ रख पाते हैं? देखो, जो भी पेशेंट आता है हमारे यहाँ पे तो हम लोग उस चीज़ को नहीं संजीदगी से देखते, लेकिन आप लोगों को मेडिकल प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। जैसे बाहर में मैं इतने सालों तक था, वहाँ पे मैं यदि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही आते हैं तो हम लोग बोलने के पहले उनसे इजाज़त लेते थे कि क्या मैं बता सकता हूँ या बताना ज़रूरी है क्या। और वो लोग यदि नहीं अपने हस्बैंड को ये बताना तो मैं हस्बैंड को बाहर कर देता था कि भाई आप रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद बुलाएंगे। हमारी कंट्री में लोग इधर उधर की चीज़ें छाप देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। प्राइवेसी होनी चाहिए। जहाँ तक आपकी पर्सनल है, हेल्थ से डिटेल्स है, देखो उसका बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का है। और दूसरी चीज़ है कि दवाइयाँ उसको क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। कोई देखिए कोई हाई पावर्ड जॉब में है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे जितने भी वीआईपीज़ हैं सब बड़े स्वस्थ हैं, ऐसा एकदम नहीं है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की दवाइयाँ चल रही है। तो हम लोग यदि सब चीज़ सार्वजनिक करते हैं तो उसका एक हद तक तो बड़ा ख़राब असर पड़ेगा। तो इसलिए वो सब चीज़ें तो अलग चीज़ें हैं। तो आप प्राइवेसी अपना संभाल के रखते हैं उनकी? एब्सोल्युटली, क्योंकि उसमें मैं ज़रा सा भी ये नहीं करता कि उसमें जोखिम नहीं आपको जोखिम की बात नहीं है। मेरी उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेवारी है कि हम लोग उसको संभाल के रखें। और बाहर में मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बाहर में यदि इस तरह से कोई डॉक्टर करता है, ख़ास करके जूनियर डॉक्टर्स, वो बोल देंगे कि अच्छा मैंने तो इसको देखा जी, जो वीआईपी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो यदि बात बाहर चली जाती है तो उसको समरली हो सकता है कि उसको डॉक्टर की लाइसेंस ही जब्त हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इतना कड़ा उन लोगों के पास प्रावधान है। हम लोगों को भी सोचना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए। लॉ तो है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी एक तरीके से होना चाहिए। ये गाँव में स्टेरॉइड खिला रहे हैं, तो इस पर आप क्या बताएंगे हमें? देखो, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट एक सिचुएशन खड़ा हो गया है कि हम लोगों की कंट्री में और एक तरीके से जो विजिलेंस है या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल रेगुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता। उसका बहुत सारा कारण है। उसमें हो सकता है डॉक्टर की कमी देहातों में, पैसे की कमी पेशेंट्स के बीच में, जो वहाँ पे अवेलेबल है लोग उसी से इलाज कराना। और होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को अनावश्यक स्टेरॉयड दे दिया जाता है। वो पेशेंट को कुछ फ़ायदा भी हो जाता है, फिर उसको वो स्टेरॉयड की आदत सी पड़ जाती है, और स्टेरॉयड खाते खाते पेशेंट का वज़न बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाता है, बोन कमज़ोर हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। और जब तक वो पेशेंट हम लोगों के पास आता है तो एक तरीके से वो नशा का आदी हो गया। अब उसकी स्टेरॉयड को छुड़ाना हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। उसकी इतनी सारी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। हालांकि स्टेरॉयड बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन उसका प्रयोग बहुत सोच समझ करके और ज़रूरत के अनुसार से, न कम न ज़्यादा देना चाहिए। ओके, थैंक यू सर।